अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला जी के बारे में बात करेंगे। गरम दल के लीडर रहे लाल बाल पाल। गरम दल के लीडर रहे लाल बाल पाल। और तो तीनों ही एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, या तो लाला जी से आ जाता है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय जो है वो वैश्य समाज से थे। लाला जी उन्हें कहते थे लोग, जो व्यापार के धंधों से जुड़ा हुआ परिवार होता था। तो लाला लाजपत राय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1865 को जन्म। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था फिरोजपुर के अंदर। फिरोजपुर पड़ता है पंजाब के अंदर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। लाला जी वैसे तो पेशे से वकील हुआ करते थे। लाला लाजपत राय, पंजाब में इनका जन्म हुआ। और इनका परिवार जो था वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। पेशे से वकील थे। जो रोहतक है, हिसार है, वहां पर विशेषकर ये वकालत किया करते थे। वकालत की हिसार, रोहतक। परिवार और स्वयं आर्य समाज को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। आर्य समाजी थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर ए पंजाब। उपनाम है इनका, उपनाम। उपनाम इन्हें कहा जाता है उपनाम। शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी। शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी। शेर ए पंजाब भी इन्हें कहा जाता है और पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है वो मेजिनी के विचारों से बड़े प्रभावित थे। मेजिनी कौन था? जो इटली के अंदर जागृति जगाने वाला था। इटली के अंदर एक युवाओं का एक संगठन बनाया था जिसे यंग इटली कहा जाता है। उस मेजनी से बड़े प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रभावित थे, राजनीतिक गुरु। तो इन्होंने अपना जो राजनीतिक गुरु माना वो किसको माना? इटली का जो मेजिनी था, इटली के मेजिनी को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इटली का मेजिनी, जी की छोटी मां मेजिनी। इटली के मेजिनी को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना, जिन्होंने इटली में जागृति जगाई। यंग इटली, राष्ट्रवाद की भावना भरी यंग इटली संगठन बनाया। लाला लाजपत राय के अगर मैं बात करूं पत्रों की, तो लाला लाजपत राय ने जो पत्र निकाले हैं, पत्र भी बड़े इंपॉर्टेंट है लाला जी के। जो लाला जी ने पत्र निकाले हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने पत्र निकाला था द पीपल, द पीपल। एक इन्होंने निकाला था वंदे मातरम। सभी इंपॉर्टेंट है इनके पत्र। द पीपल भी खूब बार एग्जाम में आ गया है, वंदे मातरम भी आता रहता है। ये दो सबसे ज्यादा आता है, पंजाबी एक दो एग्जाम में है पर आ जाता है। तो तीनों ही पत्र इनके इंपॉर्टेंट है, पंजाब के हैं। पंजाबी पत्र द पीपल, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय का भी वंदे मातरम निकाला हुआ है। ऐसे तो वंदे मातरम कई जनों ने निकाला है, लाला जी का भी निकाला है। लाला जी का सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा लाला जी की जो पुस्तकें हैं उनसे रिलेटेड। तो उनको थोड़ा सा ढंग से देखो। पुस्तकें, लाला जी की पुस्तकें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जो हर छोटे एग्जाम में भी पूछी जाती है, अनहैप्पी इंडिया।
ये तो हर कोई छोटा एग्जाम हो उसके अंदर भी आ जाती है, अनहैप्पी इंडिया। लाला जी की किताब है। एक एग्जाम में आती रहती है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। ऑटो बायोग्राफिकल राइटिंग्स। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग भी किताब इनकी आती रहती है। एक इनकी है यंग इंडिया। ये जो यंग इंडिया है, गांधी जी का एक पत्र भी हुआ करता था यंग इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है यंग इंडिया। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा इनकी किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है भारत का इंग्लैंड पर ऋण। भारत का इंग्लैंड पर ऋण। ये अंग्रेजी में भी इसका नाम लिखा आ जाता है इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इंग्लैंड अंग्रेजी नाम याद कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हिंदी नाम में कुछ भी आ जाता है। अंग्रेजी नाम इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अंग्रेजी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी तो अंग्रेजी में ही लिखा आएगा, हिंदी में लिखा है तो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हो, लेकिन जब हिंदी में याद कर जाओगे तब गड़बड़ हो जाएगी। भारत का राजनीतिक भविष्य। भारत का राजनीतिक भविष्य। भारत का राजनीतिक भविष्य जो इन्होंने किताब लिखी है, इसका अंग्रेजी नाम है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, ये इनकी किताब है। उसके अलावा देखो, लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने देश से निर्वासित कर दिया था, तो ये अमेरिका चले गए थे। अमेरिका चले गए, वहां अमेरिका के अंदर रहते हुए इन्होंने एक किताब लिखी थी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द अमेरिका का पूरा नाम यही तो है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में रहे। इस किताब का नाम है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द हिंदू इंप्रेशन। द हिंदू इंप्रेशन, ये किताब इन्होंने लिखी। उसके अलावा ये आर्य समाजी थे, तो इन्होंने आर्य समाज पे भी किताब लिखी, ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इन्होंने कई लोगों पर जीवनियां लिखी, कई लोगों के बारे में, जैसे अशोक महान है, ये भी कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अशोक महान की जीवनी, अशोक महान किताब लिखी। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी पर लिखी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि मेजनी से बहुत प्रभावित थे ये, ठीक है, तो मेजनी की भी जीवनी भी लिखी। और मेजनी के अलावा एक वहां इटली में ही था जो वीर योद्धा हुआ था, गेरिबोल्डी। मेजनी के बाद में हुआ था ये, इटली के अंदर ही की जीवनी। जिसने इटली का एकीकरण पढ़ा है, इटली के एकीकरण के बारे में जानता है, तो वो मेजनी को भी जानता है, और मेजनी के बाद में काबूर को भी जानता है, और काबूर के बाद में गेरिबोल्डी को भी जानता है, गेरिबोल्डी की तलवार। तो मेजनी और गेरिबोल्डी की जीवनी भी लिखी, जो इटली में लोगों के अंदर वास्तव में जिन्होंने राष्ट्रवाद भरा था, उन लोगों के बारे में भी। उसके अलावा यही लिख देता हूं, ये किताबें किताबें तो ठीक है। उसके अलावा मेजिनी की जो पुस्तक है, उसका उर्दू अनुवाद किया था, ड्यूटीज ऑफ मैन। मेजनी की पुस्तक थी, मेजनी से बड़े प्रभावित थे ये। मेजनी की पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका इन्होंने क्या किया, ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद किया इसका।
इस किताब का, मेजिनी की किताब का इन्होंने उर्दू अनुवाद किया। उसके अलावा इन्होंने श्री कृष्ण पर भी पुस्तक लिखी है, श्री कृष्ण भगवान पर, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं। उसके अलावा जब ये अमेरिका में इनको डिपोर्ट कर दिया गया था, देश से निर्वासित कर दिया था, तो इन्होंने किताब लिखी द स्टोरी ऑफ, अब ये इन्होंने एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्ट, डिपोर्ट कर दिया था, डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन दिखाई दे जाएगा ये, तो डिपोर्टेशन इनकी ये पुस्तक है, डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन। एक इन्होंने आत्मकथा भी लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो भी इनकी आत्मकथा है। 14 नंबर इधर कर देता हूं, ये सब एक साथ ही ले लेना। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये किताबें इनकी है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनहैप्पी इंडिया बहुत फेमस है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स बहुत छोटे छोटे एग्जामों में आती है। यंग इंडिया जो गांधी जी का पत्र है, इनकी पुस्तक है। भारत का इंग्लैंड पर ऋण, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में रहे तब, ए हिंदू इंप्रेशन, इसका पूरा नाम है ये। आर्य समाज, अशोक महान पर जीवनी लिखी, शिवाजी पर लिखी, मेजिनी और गैरीबोल्डी की जीवनी लिखी। मेजिनी की पुस्तक है ड्यूटीज ऑफ मैन, उसका उर्दू अनुवाद किया। श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, चलो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है इनकी पुस्तकों के बारे में। तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे इनकी पुस्तकों से है। इनकी संस्थाएं देखो, इन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं बनाई है। ये इनकी पुस्तकें, अलग कलर से कर देता हूं और पूरा मामला ही बिगड़ रहा है, चलने दो। संस्थाएं कौन कौन सी बनाई है इन्होंने। इन्होंने संस्थाएं बनाई, ये आर्य समाज से जुड़े रहे, लेकिन ये अंग्रेजी के महत्व को भी जानते थे। तो इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की लाहौर के अंदर। एंग्लो यानी अंग्रेजी शिक्षा जो दे, और वैदिक शिक्षा दे, अंग्रेजी लैंग्वेज में वैदिक शिक्षा दे, भारतीय शिक्षा दे, एंग्लो वैदिक स्कूल। या इसका ऐसा भी लिखा जाता है एंग्लो दयानंद, एंग्लो दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद सरस्वती, क्योंकि ये आर्य समाज से थे ना, तो दयानंद सरस्वती के नाम से ही इसको DAV नाम से भी जाना जाता है, DAV स्कूल। तो ये आर्य समाजियों की एक अंग्रेजी स्कूल खुली थी लाहौर के अंदर। एंग्लो वैदिक स्कूल लिखा सकता है या दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लिखा सकता है लाहौर में। ये लाला हंसराज के साथ मिलकर खोली थी, लाला हंसराज के साथ वैदिक शिक्षा देने के लिए आर्य समाज से रिलेटेड स्कूल था, इस सहयोग से।
लाला हंसराज के सहयोग से इन्होंने ये एक स्कूल खोली थी, बहुत फेमस थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसको इन्होंने कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, तो एंग्लो वैदिक क्या बन गई ये कॉलेज। पूछे कहाँ, लाहौर, स्कूल बन गई कॉलेज, एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर के अंदर। इन्होंने देखो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की, और इन्होंने ये इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये स्थापना इन्होंने की थी अमेरिका में। जब ये अमेरिका में निर्वासित रहे कुछ महीने, तब अमेरिका में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अमेरिका में की थी। उसके अलावा एक संगठन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या था ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया? इसे एटक कहा जाता, शॉर्ट नेम एटक। इसके बारे में जानो, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया की जगह आपके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी लिखा आ सकता है। ऑल इंडिया को क्या कर दोगे, अखिल भारतीय। ट्रेड मतलब व्यापार से रिलेटेड, यूनियन कांग्रेस मजदूरों से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड काम करने वाला यह संगठन था, और वास्तव में भारत का सबसे टॉप लेवल का संगठन था। आज तक भारत में जितने भी संगठन बने, उन सब में टॉप का संगठन बना था ये, जो कि किन लोगों का हुआ करता था, ये संगठन हुआ करता था मजदूर वर्गों का और उनका। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक कहा जाता था, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 के अंदर एटक की स्थापना, और ये की थी एनएम जोशी ने। और इस एटक के सहयोगी के रूप में कह सकते हो, या इस एटक का जो प्रथम अधिवेशन होता है बंबई के अंदर 1920 में ही, जो पहली बैठक होती है, प्रथम अधिवेशन होता है इसका मजदूरों की यूनियन का 1920 के अंदर, और 1920 में इसकी अध्यक्षता करते हैं अध्यक्ष, मुंबई में होता है पहला अधिवेशन इसका, और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लाला जी। बहुत बड़ी बात है। मजदूरों का भारत में सबसे बड़ा और फेमस संगठन बना था। इस संगठन की पहली बैठक की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, एटक की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये लाला जी की संस्थाएं हो गई। इसमें लाला जी सहयोगी रहे हैं, है ना। मेन तो एनएम जोशी है। उसके अलावा लाला जी ने कुछ पार्टी की भी स्थापना की। लाला जी ने 2 पार्टियों की स्थापना की। वैसे बाद में स्वराज्य पार्टी के सहयोगी रहे थे ये। इन्होंने पहले तो ये स्वराज्य पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? स्वराज्य पार्टी से। तो उसके संस्थापक सहयोगियों में ये रहे हैं। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक नहीं है, संस्थापक तो सियारदास और मोतीलाल नेहरू थे। संस्थापक सहयोगी या सदस्य कह सकते हो, सहयोगी रहे, ठीक है। और 1924 में इससे चुनाव लड़ा, स्वराज्य पार्टी से चुनाव लड़ा, और जो केंद्रीय जो विधानसभा यानी कि केंद्रीय असेंबली, जो संसद थी, के सदस्य निर्वाचित हुए। लाला लाजपत राय, सत्य असत्य में ये लाइन डालता ही है एग्जामिनर, इस लाइन को घोट के पी जाना, कि स्वराज्य पार्टी के ये संस्थापक सहयोगियों में रहे। जब स्वराज्य पार्टी ने 1924 में चुनाव लड़ा, तब ये केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बाद में इनकी स्वराज्य पार्टी से अनबन हो गई और इन्होंने
और मदन मोहन मालवीय ने खुद की पार्टी बना ली, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी। 1925 की बात है। स्वराज्य पार्टी के केवल ये मेंबर हुआ करते थे। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1925 में मदन मोहन मालवीय मेन तो यही थे, और मदन मोहन मालवीय के साथ लाला लाजपत राय भी थे। लाला लाजपत राय, तब इन्होंने छोड़ दी थी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी 1925 के अंदर मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने 1925 में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। नेशनलिस्ट पार्टी, ये भी इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, नेशनलिस्ट पार्टी। तो लाला जी की ये ध्यान रखना है। बाकी तो लाला जी जो है एक पार्टी के तो संस्थापक सहयोगियों में, और ये पार्टी लाला जी की बनी हुई है। तो लाला जी की मैंने आपको पत्र बता दिए, उपनाम बता दिया, पत्र बता दिया, पुस्तकें पढ़ा दी, संस्थाएं पढ़ा दी, पार्टियां पढ़ा दी। ये इन्होंने पार्टियां बनाई थी, ठीक है। तो ये इनकी पार्टियां थी। अब अब इनका जीवन परिचय लेते हैं, ठीक है। लाला जी के जीवन परिचय में ये तो एकदम फैक्ट थे जो अब इनका जीवन परिचय ले लेते हैं थोड़ा। लाला जी जो थे वो कांग्रेस से जुड़े। 1888 में जब कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, पहली बार उसमें भाग लिया था और कांग्रेस के अंदर जुड़े रहे। बाद में जब कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये पराजित हुए थे। तो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे फिर, लेकिन बाद में ये कांग्रेस के जो गरम दल के लीडर हुआ करते थे, तो उसकी थोड़ी सी अपन बात करेंगे। उसके अलावा बाद में इन्होंने पंजाब में किसान आंदोलन में भाग लिया, तो इनको देश गिरफ्तार भी किया, फिर ये अमेरिका भी रहे, प्रवास पे वहां पर भी रहे। तो काफी ऐसी बातें हैं जो अपन इनकी बात करने वाले हैं। देखो, तो ये तो कोई खास बात नहीं। 88 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर भाग लिया था इन्होंने, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, ठीक है। उसके बाद में जब 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था, पूरी स्टोरी जब पढ़ेंगे, 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन 1905-6 के आसपास ही चला था, बंगाल विभाजन के बाद में। तो स्वदेशी आंदोलन जो चला था, बंगाल विभाजन का परिणाम ही था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में उसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूं मैं। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चला था, तब पंजाब में लाला जी ने नेतृत्व किया। तो पंजाब का जो नेतृत्व दिया गया था वो लाला जी को ही दिया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला जी ने किया था पंजाब के अंदर। 1905-6 के अंदर पंजाब में लाला जी भी थे और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह भी थे। दो जनों ने नेतृत्व किया था इस समय। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का ये सूरत अधिवेशन था। तिलक में इसकी पूरी स्टोरी बताता हूं, यहां केवल शॉर्ट स्टोरी सुनना। कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई थी। एक थोड़े उग्रपंथी विचारधाराओं के लोग थे, गर्म विचारधारा के लोग थे, जो आंदोलन करना चाहते थे, जो हड़तालें करना चाहते थे, जो धरना देना चाहते थे, जो बहिष्कार करना चाहते थे, जो स्वशासन स्वराज्य की मांग करते थे। एक तो वो गर्म लोग थे, एक थे नरम विचारधाराओं के लोग।
जो उद्धारवादी लोग कहलाते थे, ठीक है, जो कांग्रेस की परिपाटी हमेशा से चली आ रही थी। लेकिन कांग्रेस की परिपाटी इस स्वदेशी आंदोलन के बाद में बदल गई। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस अलग ही हो गई। कांग्रेस में गरम दल के लोग ज्यादा बढ़ गए। तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव को लेकर विवाद हुआ। तो गरम दल वालों ने लालाजी को खड़ा किया, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे। अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था लालाजी ने, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन पराजित हो गए इसमें। वो जीत गया, सामने वाला रास बिहारी जो घोष था वो जीत गया था नरम दल का। लेकिन फिर यहां लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे को मारा पीटा और कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल नरम दल वालों में खतरनाक लड़ाई हुई और कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस के दो पार्ट बन गए। पहले तो केवल दो विचार थे, अब दो दल सामने आ गए, गरम दल और नरम दल। तो लाला जी तो गरम दल के ही हैं। गरम दल के कौन है? लाल बाल पाल, लाला लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाल का मतलब तो बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल। और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये नरम दल हुआ करता था। लाला जी ने जो है गरम पंथ के लीडर थे, लाला जी ने इन पे आरोप लगाया यहां पर नरम दल वालों पर। लाला जी का कथन है कि भाई आपको बने हुए 20 साल हो गए, इस समय लगभग 20 साल हो गए। कांग्रेस 1885 में बनी है और ये 1907 की बात है, 20 साल हो गए। तो इन्होंने कहा 20 वर्षों तक रियासतों तथा जो भी आप कोई भी जो आपको आपने रियायतें कुछ भी दिलानी हो, दुख दुख करने का जो भी प्रयास किया, असफल प्रयास किया। तो इन्होंने आरोप लगाया उनके ऊपर, उद्धारवादियों के ऊपर, कि 20 साल तक आपने असफल प्रयास किए, तो रोटी के बदले पत्थर की प्राप्ति हुई हमें। तो इन्होंने उद्धारवादियों के बारे में कहा। तो उद्धारवादी मतलब जो नरम दल वाले थे, उद्धारवादियों के बारे में कहा। उदारवादियों को क्या कहा कि आप ने 20 वर्ष, भाई 20 वर्ष 85 हो गई थी, 20 वर्ष तक दुख दूर करने का असफल प्रयास किया, असफल प्रयास किया। और हमें रोटी के बदले क्या मिले? पत्थर मिले। रोटी के बदले पत्थर प्राप्त हुए। कि आप 20 साल तक आप जो उद्धारवादी लोग हो, जो उद्धार विचारधारा रखता है, जो एप्लीकेशनों से काम करवाना चाहता है, आपके कारण से 20 साल आपने जो हमारे दुख दूर करने का असफल जो प्रयास संघर्ष किया, तो हुआ क्या? रोटी के बदले पत्थर मिले हमें, आपने कोई प्रयास नहीं किया। ये सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर, ये काफी चर्चित रहा। फिर ये वहां से, इसमें तो गरम दल अलग हो गया, फिर ये पंजाब में किसानों के आंदोलन में चले गए। 1907 की बात है, 1907 पंजाब किसान आंदोलन। 1907 के अंदर पंजाब में किसान आंदोलन था। तो पंजाब के अंदर ये किसान आंदोलन के अंदर चले गए और इनको, लाला जी को गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब में गिरफ्तार कर लिया और इनको मांडले जेल में डाल दिया। 18 माह की सजा सुनाई गई और इनको मांडले जेल, जो कि म्यांमार में हुआ करता था, दूसरे देश में, म्यांमार मतलब पुराना जो बर्मा है,
म्यांमार में अंग्रेजों का राज था, उन्होंने इनको ले जाकर मांडले जेल में डाल दिया। बाद में इनको वहां से दबाव बना तो उनको निर्वासित कर दिया, ये अमेरिका चले गए। तो बाद में ये 1907 में ये अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए। तभी मैंने बताया ना, इन्होंने अमेरिका में एक किताब भी लिखी अमेरिका के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द हिंदू इम्प्रेशन। और वहां पर एक संस्था भी बनाई, इंडियन होम रूल लीग। 1907 में अमेरिका प्रवास में रहे, ठीक है। तो 1907 में अमेरिका रहे, ठीक है। उस दौरान अमेरिका भी ये चले गए। फिर अमेरिका और यहां आना जाना इनका लगा रहा। उसके बाद में 1912 के अंदर एक अछूतों की एक कॉन्फ्रेंस हुआ थी, सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी की। अछूत कॉन्फ्रेंस जो सम्मेलन हुआ था उसकी भी इन्होंने अध्यक्षता की। ये सत्य असत्य में आ सकता है, चांस तो कम ही है। अमेरिका प्रवास वाला तो ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट बात है। 1912 के अंदर फिर ये कांग्रेस से तो जुड़े हुए थे ही, बाद में गरम दल नरम दल एक हो गए थे, तो कांग्रेस से तो ये जुड़े हुए रहे, ठीक है। जरूर गरम दल के लीडर रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में। हुआ क्या था कि गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया 1920 में 1 अगस्त को, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी को रोका गया कि इसको पहले कांग्रेस में पास करवाओ सम्मेलन में। अब कांग्रेस का अधिवेशन तो होता था दिसंबर के महीने में, गांधी जी ने अपना आंदोलन अगस्त में शुरू कर दिया था। तो अब इमरजेंसी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा। 1920 की बात है। कांग्रेस का कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा सितंबर के महीने में। क्यों बुलाना पड़ा विशेष अधिवेशन सितंबर में? होता तो दिसंबर में था, सितंबर में तो दिसंबर में होता था, वो वार्षिक होता था। यह मैंने विशेष लिखा है क्योंकि गांधी जी ने 1 अगस्त को आंदोलन शुरू कर दिया था, तो उसको पहले कांग्रेस ने कहा ऐसे नहीं, उसकी शुरुआत ऐसे नहीं होगी, उसको पहले कांग्रेस से अनुमति लो, कांग्रेस उसको तभी सपोर्ट करेगी। तो इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाला लाजपत राय ने की है। लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस के लाला लाजपत राय एक बार अध्यक्ष रहे हुए हैं यहां पर, एक ही बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गरम दल का एक ही नेता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, गरम दल का एकमात्र नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष रहा, वो भी विशेष अधिवेशन की। वार्षिक की तो इनको ही मौका नहीं मिला, जो साल में वार्षिक होता था उसका तो नहीं मिला। यानी गरम दल के तिलक हुए, कभी अध्यक्षता नहीं कर पाए। विपिन चंद्र पाल कभी अध्यक्षता नहीं कर पाए। अरविंद घोष कभी अध्यक्षता नहीं कर पाए। कांग्रेस के अध्यक्षता करने वालों में गरम दल का केवल और केवल एक लीडर हुआ है, वो है लाला लाजपत राय, जिसने कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इस समय की थी। यह अधिवेशन बुलाया गया था गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव के कारण से बुलाया गया था कि असहयोग प्रस्ताव के कारण बुलाया गया था। स्पेशल है ना, विशेष है, तो इस कारण विशेष अधिवेशन था ये, और इसकी अध्यक्षता इन्होंने की। उसके अलावा देखो 1921 के अंदर, 1921 में एक इन्होंने संस्था बनाई थी, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी।
सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी, चाहे मैं आपको संस्थाओं में लिख दूं तो सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी, इधर संस्थाओं में लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी इन्होंने बनाई थी 1921 में। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी 1921 के अंदर इन्होंने बनाई थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो हम बात कर रहे थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, बिल्कुल लाला जी ने भी भाग लिया, और लाला जी जो वकालत करते थे इन्होंने वकालत छोड़ भी दी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया गांधी जी का, जो असहयोग आंदोलन 1920-21 में चला था। तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आंदोलन में वकालत छोड़ दी। गांधी जी की यही बात थी कि भाई अंग्रेजों की वकालत मत करो, इनके स्कूलों में मत जाओ, इनकी नौकरियां मत करो, तो इन्होंने भी वकालत छोड़ दी। लेकिन जब गांधी जी ने 1922 में, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड के कारण से, तो 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया। चोरा चोरी कांड के कारण से वापस लिया था ना, गांधी जी ने वापस लिया। तो इन्होंने विरोध किया गांधी जी का इस मैटर पर कि जब आंदोलन अच्छा चल रहा था गांधी जी ने वापस लिया, तो इन्होंने विरोध किया। ये लाइनें सत्य असत्य के लिए काम में आने वाली है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके, इनका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जब चार लाइन आ गई तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इन्होंने उसका विरोध भी किया था, बिल्कुल। फिर ये 1924 में मैंने आपको बताया स्वराज्य पार्टी से केंद्रीय जो विधानसभा है, केंद्रीय असेंबली है, उसके मेंबर भी चुने गए स्वराज्य पार्टी से। उसके बाद में इनका स्वराज्य पार्टी से भी विश्वास उठ गया, खुद की पार्टी बना ली, और इनका कांग्रेस से विश्वास उठ गया। सबसे बड़ी बात है, इनका कांग्रेस से विश्वास उठने का कारण था कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इन्होंने आरोप लगाया कि ये हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है और ये मुसलमानों की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो इनका खुद का झुकाव भी फिर हिंदू महासभा की तरफ हो गया था। तो बाद में ये खुद है ना कांग्रेस से अलग होकर हिंदू महासभा से जुड़े। तो ये सत्य सत्य में आ सकती है कि आपके लाला जी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, बिल्कुल। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर, ये लोग जुड़े हुए थे, उस संस्था से ये जुड़ गए थे हिंदू महासभा से। अब इनके जीवन की एक जो सबसे बड़ी घटना है वो है 1928 की। 1928 की बात है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत क्या लेने आया था, सीधी सी बात हमारे दिमाग में ये आती है कि ये साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो यहां मैं हर बातें नहीं बता सकता कि पूरा साइमन कमीशन ही बता दूं। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि हमारे देश में नया कानून बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में 1919 का भारत शासन अधिनियम लगता था। तो देश में नया क्या कानून लगाना है, क्योंकि 1919 के एक्ट में लिखा हुआ था कि 10 साल बाद में कोई कमीशन नियुक्त किया जाएगा।
तो 1919 में भारत शासन अधिनियम जो था 1919 का, उसकी व्याख्या करना, उसमें सुधार करना, क्या सुधार करना, उसके लिए इंडिया के लोगों से पूछना, इंडिया की जो पार्टियां बनी हुई है उनसे पूछना, साइमन कमीशन भारत आया। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं। भारत के कानून की बात करने आया और एक भी भारतीय नहीं था इसमें। तो एक भी भारतीय नहीं था इसमें 7 सदस्यों में से। तो इस कमीशन को कहा गया व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मतलब गोरे लोगों का ही, इंडियन तो है ही नहीं। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। और नारे लगाए गए, साइमन गो बैक गो बैक। ये किसी भी दल से मिलने जाता था, किसी भी संस्थाओं से मिलने जाता था, कोई नहीं मिलता था इससे। साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया। जहां पर भी जाता नारे लगते, साइमन वापस जाओ वापस जाओ, साइमन गो बैक गो बैक। साइमन लाहौर पहुंचा तो लाहौर में इसका विरोध हुआ। साइमन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंचा तो इसका विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने। लाहौर में विरोध का नेतृत्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाला जी के जीवन की बहुत बड़ी घटना है। विरोध का नेतृत्व लाहौर में किया लाला लाजपत राय। विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस ने लाठियां भांजी, पुलिस की लाठियों से घायल हो गए। लाठियां मारी इन्होंने, नारे लगाए, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक गो बैक। तो इन्होंने लाहौर में इसका नेतृत्व किया। नारे वही जो पूरे देश में कॉमन ही लग रहे थे, साइमन वापस जाओ वापस जाओ। अंग्रेजी में कहूं तो साइमन गो बैक गो बैक, ऐसे नारे लगे। ठीक है, तो लाला जी को वहां पुलिस की लाठियां पड़ी लाहौर में। रेलवे स्टेशन के बाहर लगा रहे थे क्योंकि साइमन आ रहा था ट्रेन में। पुलिस की लाठियों से घायल हो गए। पुलिस की लाठियों से लाला जी घायल हो गए और लाला जी की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई इस घटना से। भगत सिंह तो इतने दुखी हो गए थे कि लाला जी की हत्या का बदला लिया जाएगा, और जिस पुलिस के एसपी ने आदेश दिए एस्कॉट, उस एसपी का नाम था एस्कॉट, उसको मारा जाएगा, लाला जी की हत्या का बदला लिया जाएगा। लाला जी ने मृत्यु से पहले कहा, लाला जी ने, जब लाला जी घायल अवस्था में थे, कुछ दिन घायल अवस्था में रहे, लाला जी ने मृत्यु से पूर्व कहा, आपसे पूछ भी सकते हैं ये कथन किसका है। मृत्यु से पूर्व कहा, मेरे सिर पर पड़ा एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य, एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा। लाला जी ने मृत्यु से पहले क्या कहा कि इन्होंने मेरे जो सर पे मारा है, मेरे सिर पर पड़ा एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा, कि ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत तैयार हो गया है। ताबूत क्या होता है? ईसाई धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसे लकड़ी के उसके अंदर दफनाते हैं, लकड़ी के उस ताबूत में रखते हैं, और वो ताबूत बनता कैसे? किले मार कर। तो कि ब्रिटिश साम्राज्य का भी ताबूत तैयार हो गया है, और उन्होंने मेरे सर पे नहीं मारा, उन्होंने ये समझ लो अपने ताबूत में एक कील और ठोकी है। ताबूत बनता जा रहा है उनका, और ताबूत तैयार हो चुका है, अब समेटने वाला है ब्रिटिश साम्राज्य। तो ये लाला जी का कथन है। लाला जी की मृत्यु हो जाती है, और लाला जी की मृत्यु पर कुछ महत्वपूर्ण कथन बन जाते हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से नोट। लाला जी की मृत्यु, मृत्यु पर
मोतीलाल नेहरू ने कहा। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने इनकी मृत्यु पर कहा, प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। क्या कहा इन्हें? प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। ये नाम इनको किसने दिया है? मोतीलाल नेहरू ने दिया है, प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। और इन्हीं की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा, लाला जी की मृत्यु पर, इनकी लाला जी की जब मृत्यु हुई तो गांधी जी ने कहा कि आकाश जो है, आकाश में सूर्य के समान आपका प्रकाश रहेगा। आकाश में सूर्य के समान आपका प्रकाश रहेगा। तो ये दोनों बातें आपको जो गांधी जी ने कही है वो भी ध्यान में रखनी है। ये अपने हो गए लाला लाजपत राय। लेकिन अब देखो लाला जी, मैं आपको लास्ट में एक पैटर्न, मेरा ये सेम ही पैटर्न चलता है। मैं जीवनी बता देता हूँ, पहले तो मैं उनके पत्र, संस्थाएं, पुस्तकें ये बता देता हूँ, उसके बाद में उनकी जीवनी पूरी बता देता हूँ, उसके बाद में कोई कथन हो उनके, तो लाला जी के कथनों पर अपन बात करेंगे कि लाला जी ने क्या क्या कथन कहे हैं। तो लाला जी ने कांग्रेस के बारे में कुछ बातें कही। लाला जी खुद कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस में भी गर्म दल के लीडर थे जो कांग्रेस से, एक तो, और दूसरा बाद में इन्होंने कांग्रेस से बिल्कुल अलग होकर एक हिंदू महासभा के अंदर शामिल हो गए थे। ये कांग्रेस की विचारधारा जो इन्होंने आरोप लगाए मुस्लिम तुष्टिकरण के, उसके बाद में ये थोड़े अलग रहने लग गए। तो इनके कांग्रेस के बारे में जो लाला जी के कथन है वो अपन देखेंगे। तो कथन देख लो। तो कथन भी लाला जी के जो कथन है, लाला जी के कथन, तो लाला जी के कथनों में सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में कथन, लाला जी कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहते थे। तो लाला जी कांग्रेस के बारे में कहते थे, नंबर एक, लाला जी ये कहते थे कि जो ये कांग्रेस है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। देखो कितना भयंकर आरोप लगाया है इन्होंने कि कांग्रेस है, वो जो गवर्नर जनरल था उस समय जब 1885 में, कांग्रेस कब बनी थी? 1885 के अंदर। इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि 1885 में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, उसने ही कांग्रेस बनाई है, उसका ही दिमाग था, उसने एओ ह्यूम को तैयार किया और कांग्रेस बनाई। उन्होंने पूरे स्पष्ट किया इस बात को। लाला जी ये कहते हैं कि जानबूझ के बनाई थी डफरिन ने, उसके दिमाग की उपज है। क्योंकि डफरिन ये चाहता था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उस समय उठ खड़े हुए थे, राजनीतिक पार्टियां बनने लगी थी, राजनीतिक आंदोलन उठ खड़े हुए थे। तो वो डफरिन चाहता था कि कैसे करके इन भारतीयों के गुस्से को शांत करने के लिए एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जिसके माध्यम से हमें कुछ सूचनाएं मिल सके। ठीक है, तो एक तरह से सेफ्टी वॉल की तरह, सेफ्टी वॉल्व की तरह इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने कहा था? लाला जी ने कहा। लाला जी ने ये कहा कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु ही की है। दूसरा कथन इन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना
अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु सेफ्टी वॉल, इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा है? सेफ्टी वॉल का है, सुरक्षा कवच का है, इन्होंने सुरक्षा वॉल का है। या सुरक्षा कपाट, अभय कपाट, हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखा है, आप तो सेफ्टी वॉल सुरक्षा वॉल के रूप में की है, में की थी। कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, यहां ऊपर भी यही कह रहा है, ताकि खुद की सेफ्टी हो जाए इस चक्कर में कि कोई गुस्सा नहीं फूटे, कोई गुस्सा, ये बस गुबार को इसे एक जगह इकट्ठा कर दो ताकि ये एक आंदोलन चलाती रहे बस संगठन। तो ये भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पे। उसके अलावा इन्होंने कहा कि कांग्रेस के ये जो सम्मेलन होते हैं ये शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। कांग्रेस जो सम्मेलन है कोई लेना देना नहीं है इन कांग्रेस सम्मेलनों का जो हर साल होते हैं। ये समझ लो कि ये कोई शिक्षित भारतीय लोग हैं, उनका ये वार्षिक कोई राष्ट्रीय मेला लगता है, पढ़े लिखे लोग आते हैं इसमें, शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय वार्षिक मेला है, सालाना लगता है, ये एक मेला है जिसमें शिक्षित लोग आते हैं बस। इसका कोई औचित्य नहीं हो रहा कांग्रेस का। तो इन्होंने बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर इन्होंने कथनों के माध्यम से लगाए। और कांग्रेस की स्थापना करने वाला भी अंग्रेज था, ए हुम, और इन्होंने उस पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, उस पर भी कथन गए। 3 कांग्रेस पे देख लो मोस्ट है। और ए ओ यूम पर कथन, एयो यूम पर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। एयो यूम के बारे में पहले तो उसके प्रशंसक रहे शुरू शुरू में, तो जब ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे तब तो ह्यूम की बड़ाई भी की थी इन्होंने। कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। कि ह्यूम अच्छा आदमी है, वही ह्यूम ने जो बनाया है वो स्वतंत्रता का पुजारी था, इसलिए उन्होंने इंडियनों की मदद की। और वो उसका हृदय है ना, वो भारत की दुर्दशा देखकर बड़ा दुखी होता था, इसलिए उसने कांग्रेस बनाई। वो स्वतंत्रता का पुजारी था। फिर इन्होंने अपनी ही दूसरी बात में ह्यूम पर कटाक्ष कर दिया। क्या कहा कि ह्यूम आजादी के प्रेमी थे, मगर वो सच्चे अर्थों में अंग्रेजों के जो है वो देशभक्त थे। आजादी के प्रेमी जरूर थे, लेकिन उससे भी वो पहले अंग्रेजों के देशभक्त थे। ह्यूम आजादी के भक्तों तो थे, आजादी के भक्त थे, मगर उससे पहले वह अंग्रेज देशभक्त थे। गंभीर आरोप लगा दिए इन्होंने अब कि हाँ भाई आजादी के प्रेमी तो है वो, आजादी के प्रेमी तो मानते हैं, आजादी के समर्थक हैं वो, भक्त की जगह प्रेमी है, आजादी के प्रेमी तो हैं वो, मगर उससे पहले वो अंग्रेज देशभक्त है। यानी कि वो अंग्रेजों के लिए ही उन्होंने ये स्थापना की है और वो अंग्रेज देशभक्त थे। यानी तो बात सही है, उदारवादी लोग थे शुरू शुरू में। उदारवादी लोगों ने कुछ नहीं किया कांग्रेस में, इतना कुछ नहीं किया जो गरम दल वालों ने आरोप लगाए हैं कि 20 साल तक कुछ नहीं किया इन्होंने। तो 20 साल तक कुछ नहीं किया तो लंबे समय तक इसके महासचिव एओ हुम ही रहे थे। अध्यक्ष तो इसके चेंज होते रहते थे हर अधिवेशन में।
लेकिन ए होम इसके कंटिन्यू प्रथम महासचिव से कंटिन्यू महासचिव चले आ रहे थे। तो उस समय नरमपंथ की विचारधारा ही थी, तो इन्होंने कहा कि ये लोग तो पहले वो अंग्रेज भक्त थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुल के कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हाँ जरूर आजादी के प्रेमी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इनके कथन देख रहे थे अपन। कांग्रेस के बारे में कथन, एओ के बारे में कथन, युवाओं के बारे में कथन। युवाओं पर इन्होंने क्या कथन कहा है? युवाओं के बारे में इन्होंने कहा है, युवाओं के बारे में कि सब एक हो जाओ और अपने कर्तव्य को समझो, अपने धर्म को पहचानो। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है। तो कहा कि सब एक हो जाओ, अपने कर्तव्य को पहचानो, सब एक हो जाओ, अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, पहचानो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो युवाओं को इन्होंने कहा अब एक हो जाओ, समय आ गए हैं, और तुम्हारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म है। ये मेन, एक मेन शब्द को आप ना इन कथनों में हमेशा एक एक दो दो वर्ड को समझ, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। वो भी मैं रिवीजन में भी आपको बता दूंगा उसके बारे में। उसके अलावा इन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा पर भी इन्होंने कथन कहा। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर कहा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा है ये वास्तव में एक लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा उतनी ही जरूरी है जैसे देश के लिए सेना की आवश्यकता होती है ना, उतनी ही आवश्यक है ये राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्र के लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा एक लाभकारी, राष्ट्रीय शिक्षा एक लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा एक लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा एक लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है। यह देश के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी सुरक्षा के लिए, जितना की सुरक्षा के लिए सैनिक। तो शिक्षा भी उतनी आवश्यक है जितना देश की सुरक्षा के लिए सैनिक। ये भी एक निवेश है देश के लिए, वो लाभकारी निवेश है, इसका परिणाम बढ़िया होने वाला होता है। तो ये इनके कथन हो गए, ठीक है, हर बात पे। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए इनकी, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा। पूरा इनके बारे में मैंने बता दिया है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ। लाला जी का जन्म, ठीक है। लाला जी एक व्यापारी परिवार से थे, बढ़िया परिवार से थे, तभी लाला जी उपाधि है। पेशे से वकील थे, वकालत की हिसार और रोहतक में। आर्य समाजी थे परिवार।
आर्य समाज से जुड़े हुए खुद थे, जबरदस्त जुड़े हुए थे। आर्य समाज की एक स्कूल भी तो खोली थी इन्होंने, अंग्रेजी स्कूल। उपनाम है शेर पंजाब, पंजाब केसरी, ये तो जानते आए हो आप। शेर पंजाब, शेर पंजाब, पंजाब केसरी इनको कहते हैं। राजनीतिक गुरु किसको माना इन्होंने? मेजिनी, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजिनी इनके राजनीतिक गुरु हैं, मेजिनी से बड़े प्रभावित थे, इटली का था ये। पत्र द पीपल, वंदे मातरम, पंजाबी, ये इनके पत्रों के नाम है। द पीपल, वंदे मातरम और पंजाबी। वैसे तो देखो इन्होंने यंग इंडिया किताब लिखी है, गांधी जी का पत्र है यंग इंडिया। इन्होंने भी एक यंग इंडिया नाम का एक पत्र निकाला था अमेरिका के अंदर कुछ समय के लिए। पुस्तकें हैं अनहैप्पी इंडिया, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स और यंग इंडिया। भारत का इंग्लैंड पर रहना, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। भारत का राजनीतिक भविष्य, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहे, ठीक है। फ्यूचर ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर, इंडिया डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। आर्य समाज, अशोक महान पर किताब है, छत्रपति शिवाजी पर है, मेजिनी पर है, गेरीबोल्डी पर है, कृष्ण भगवान पर है, ठीक है, कृष्ण पर है। मेजिनी की पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का भी उर्दू अनुवाद, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, प्रवास, अमेरिका में प्रवास बिताया वो, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में लाला हंसराज के साथ कॉलेज भी खोला। इंडियन होम रूल लीग अमेरिका में बनाई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक 1920 में एनएम जोशी ने बनाई थी, लेकिन प्रथम अधिवेशन 1920 बंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता लाला जी ने की है। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी 1921 में। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सहयोगी हैं, 1924 में चुनाव भी लड़ा। केंद्रीय विधानसभा के संस्थापक सहयोगी का मतलब क्या होता है? संस्थापक जिन लोगों ने किया है उसकी स्थापना, वो तो संस्थापक है। सहयोगी मतलब उस समय जो मेंबर रहे, सपोर्ट किया उनको, वो लोग सहयोगी हो गए। तो 1924 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा स्वराज्य पार्टी से, और केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय असेंबली, संसद के लिए ये सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। फिर खुद की पार्टी बना ली, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी मदन मोहन मालवीय के साथ में। फिर नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। तो ये तो इनकी पार्टियां वगैरह हुई। अब इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं। 88 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। 1905-06 में जब स्वदेशी आंदोलन चला, तब इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया। सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन ये पराजित हो गए थे, ठीक है। रास बिहारी घोष से ये पराजित हुए थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ इस समय। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, काफी लड़ाइयां हुई, गरम दल और नरम दल। इन्होंने, लाला जी ने इन नरम दल वालों, उदारवादियों पर आरोप लगाए, नरम दल, और जो गरम दल वाले हैं वो उग्रवादी कहलाते हैं, और ये उदारवादी। कि आपने 20 वर्षों तक दुख दूर करने का असफल प्रयास किया, आपने रोटी के पत्थर बदले हमें पत्थर ही मिले हैं, आपने कुछ नहीं किया 20 साल। 1907 में पंजाब में किसान आंदोलन, लाला जी गिरफ्तार हो गए, 18 माह की सजा हुई, मांडले जेल, ध्यान रखना है, म्यांमार में बंद कर दिया गया। फिर इनको वहां से अमेरिका भेज दिया गया, अमेरिका चले गए ये इनको, क्योंकि यहां आते ही इनको कहा भारत घुसते ही गिरफ्तार करेंगे। छोड़ तो दिया, लेकिन भारत घुसने नहीं दिया। 1912 में अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1920, वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, स्पेशल, सितंबर में। अध्यक्षता लाला जी ने की। गरम दल के एकमात्र नेता है जिन्होंने किसी कांग्रेस के, जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, एकमात्र गरम दल का लीडर है जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा या बना। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव के कारण इसको स्पेशल अधिवेशन को बुलाया गया था। 21 में फिर असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उस दौरान वकालत छोड़ दी। 22 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, उसका विरोध किया, कांग्रेस से अलग होकर फिर हिंदू महासभा से जुड़ गए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, एक भी भारतीय नहीं था, उसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया।
वो लाहौर पहुंचा। विरोध का नेतृत्व लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया। नारे लगाए, साइमन गो बैक गो बैक। पुलिस की लाठियों से घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। लाला जी ने मृत्यु से पूर्व कहा, मेरे सिर पे पड़ा एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा। लाला जी की मृत्यु पर मोतीलाल नेहरू ने कहा, प्रिंस एमंग पीस मेकर्स, प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। लाला जी की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा, आकाश में सूर्य के समान आपका प्रकाश रहेगा। लाला जी के खुद के कथन देख लो। कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, मोस्ट क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं, कहा कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में की है। इन्होंने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल बता दिया अंग्रेजों की। कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय वार्षिक मेला है। साल में एक बार इकट्ठे हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग बस। एओ ह्यूम जो कांग्रेस का संस्थापक है, उसके बारे में क्या कहते हैं कि एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। फिर एक कथन कहते हैं कि हाँ, वो स्वतंत्रता के प्रेमी है, पुजारी है, मगर उससे पहले वो एक अंग्रेज देशभक्त हैं। इसलिए इन उदारवादियों ने कुछ नहीं किया 20 सालों में, क्योंकि एओ ह्यूम कांग्रेस के लगातार महासचिव थे। युवाओं पर कथन, युवाओं पर कहा, सब एक हो जाओ, अपने कर्तव्य को जानो, अपने धर्म को पहचानो, तुम्हारा धर्म है राष्ट्र धर्म। राष्ट्रीय शिक्षा पर क्या कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा एक लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है, यह देश के लिए उतनी आवश्यक है जितनी की सुरक्षा के लिए सेना सैनिक। ये आप, तो ये हो गए अपने लाला जी कंप्लीट। तो लाला जी उपनाम, पत्र, पुस्तकें, संस्थाएं, पार्टी किन किन से जुड़े, कौन सी बनाई, फिर इनका जीवन, कांग्रेस, सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जीते नहीं है, पंजाब किसान आंदोलन, मांडले जेल में जाना, अमेरिका जाना, फिर कोलकाता में एक बार अध्यक्षता करना, साइमन कमीशन का विरोध करना। ये शॉर्ट बातें, स्टोरी हो गई, बस खत्म कहानी।